हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का जो 9वीं और 10वीं कक्षा का जो बुक है एनसीईआरटी का बुक, उनसे हम अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर के 100 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि बिहार सचिवालय सहायक के लिए और आने वाले जितना भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस क्रम में हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले 5 चैप्टर हो चुका है दोस्तों, अगर वो उनका वीडियो नहीं देखे रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अम्ल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यह स्वाद में कड़वा होता है, ये गलत है, क्योंकि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। और ये अम्ल जो है, बाकी ये तीनों सही है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। अगला प्रश्न, क्षार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो क्षार जो है ये स्वाद में खट्टा होता है, ये गलत है, क्योंकि क्षारक जो है ये स्वाद में तीखा होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। ये तीनों सही है, बाकी ये बी गलत है। इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित सूचक है? तो ये मिथाइल ऑरेंज जो है एक संश्लेषित सूचक है, बाकी ये लिटमस, हल्दी और लाल पत्ता गोभी ये जो है प्राकृतिक सूचक है। लिटमस विलयन रंग का रंजक होता है, तो लिटमस विलयन रंग का रंजक जो है ये बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। अगला प्रश्न, लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है? तो ये लाइकेन जो है ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। दोस्तों, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? तो ये बैगनी कलर का होता है। जब अगर ये क्षारीय होगा तो लाल होगा, सॉरी दोस्तों, क्षारीय होगा तो ये नीला होगा, क्षारीय होगा तो नीला होगा, और जब ये अम्लीय होगा तो ये लाल होगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है जो लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तो किस रंग का होता है? तो ये न अम्लीय और न क्षारीय होगा तो ये बैगनी रंग का होगा, और अगर अम्लीय होगा तो लाल होगा और क्षारीय होगा तो नीला होगा। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चल जाता है? तो उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसके गंध से अम्लीय और क्षारीय की प्रकृति का पता किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके ये लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये एसिड प्लस बेस एसिड जो है ये एसिड बेस से अभिक्रिया करके ये साल्ट बनाता है, और साल्ट में जो है हाइड्रोजन बढ़ जाता है, हाइड्रोजन गैस बढ़ने का जो है हाइड्रोजन गैस बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन, जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करे तो तब लवण और जल के साथ कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जब धातु कार्बोनेट को Na2CO3 को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो अभिक्रिया करते हैं, तो उस स्थिति में जो है NaCl प्लस H2O और प्लस CO2, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनता है। तो जिसमें जब धातु और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल से के साथ कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। चूने के पानी गैस को प्रभावित चूने की पानी से डैश गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी से जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रभावित किया जाता है तो ये दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में CO2 को गैस प्रभावित करने पर क्या बनता है? तो चूने के पानी से जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अगर बढ़ा दिया जाए अत्यधिक मात्रा में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अधिक प्रभावित किया जाता है, अत्यधिक मात्रा में प्रभावित किया जाता है, अत्यधिक मात्रा में प्रभावित किया जाता है, तब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 बन जाता है। तो और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों, ये जल में घुलनशील होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है जल में घुलनशील नहीं होता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जल में घुलनशील होता है। इसलिए बोलता है चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में
CO2 गैस प्रभावित करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है? तो चूना पत्थर और चौक और संगमरमर, ये तीन सभी जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो है विविध रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, धातु ऑक्साइड, अम्ल, लवण, जल अतः धात्विक ऑक्साइड को डैश कहते हैं, तो उसे हम क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। MgO ये धातु ऑक्साइड हुआ और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके ये MgCl प्लस H2O, मैग्नीशियम क्लोरीन और H2O जल प्राप्त होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो ये जो MgO जो है ये क्षारकीय ऑक्साइड है, ये क्षारकीय ऑक्साइड है, ये अम्लीय नहीं है, ये क्षारकीय है, तो इसलिए बोलता है जो इसका धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? इसे क्षारकीय कहते हैं। अगला प्रश्न, जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर जब विलयन नील हरित रंग का हो जाता है या डैश बनने के कारण, तो ये कॉपर क्लोराइड बनने के कारण जो है ये HCl के साथ अभिक्रिया करके जो है जब कॉपर ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तब यह विलयन नीले हरित रंग हो जाता है। यह किस कारण होता है? कॉपर क्लोराइड के कारण जो है इसका विलयन का रंग जो है हरित हो जाता है, नीला हरित हो जाता है। अधात्विक ऑक्साइड डैश होते हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड का जो है प्रकृति जो है अम्लीय होता है अधात्विक ऑक्साइड का, और धात्विक ऑक्साइड का जो है क्षारीय होता है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह द्वारा होता है, तो विलयन में जो है आयनों द्वारा जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे अगर विलयन में जल और नमक का घोल है, जल और नमक के घोलों के आयन है, इसमें अगर विद्युत धारा को प्रवाह किया जाता है तो ये आयन के कारण जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका विलयन विद्युत चालन नहीं करेगा? तो ये ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन जो है ये 3 और 4, ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन जो है विद्युत का चालन नहीं करेगा। बाकी ये सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तीनों जो है विलयन का विद्युतीकरण करेगा, विद्युत का चालन करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। सभी क्षारक जो है दोस्तों ये जल में घुलनशील नहीं होता है, और जो जल में घुलनशील होता है उसे हम क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता, जो जल में घुलनशील होता है उसे हम क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। यहाँ पे बेस्ट दिया हुआ है। अगला प्रश्न, जब जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं या स्पर्श साबुन जैसा होता है, इसका स्पर्श जो है साबुन जैसा होता है और ये स्वाद में कड़वा होता है और ये प्राकृतिक में संक्षरण होता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार तब कहते हैं जब यह उसका प्रकृति कैसा होता है, उसमें स्पर्श में उसका स्पर्श जो है साबुन जैसा होता है और स्वाद में कड़वा होता है और प्राकृतिक में संक्षरण क्षारक होता है। ये उपयुक्त में से सभी होगा। क्षार बोल रहा है जो घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं इस स्थिति में। क्षारक जल में OH आयन को जो है उत्पन्न करता है, OH- आयन को जो है उत्पन्न करता है क्षारक जल में के साथ अभिक्रिया करके। अगला प्रश्न, दीपक प्रयोगशाला में जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने जा रहा है, तभी उसकी शिक्षकों ने उसे सावधान किया, कहा कि मजबूत अम्ल या क्षारक को हमेशा जल में धीरे धीरे और लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने से प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो जब जो है यहाँ पे अगर ये जल का विलयन है तो इसमें जो है दोस्तों जल के विलयन में जो है अम्ल जो है जल के विलयन में अम्ल को पानी में जो है अम्ल को पानी में जो है कभी जो है नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ये अभिक्रिया करके अम्ल
अम्ल, अगर अम्ल में पानी जो है अगर अपन पानी देकर अगर इसको अभिक्रिया करेंगे तो ये बहुत अधिक तेज़ी से अभिक्रिया हो जाएगा। इस स्थिति में ये गिलास जो है फट भी सकता है और ये यहाँ से जो है एसिड निकल के आदमी को नुकसान भी पहुँचाता है। लेकिन अगर हम अम्ल में धीरे धीरे पानी का मिलाएंगे, धीरे धीरे पानी मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा, जिसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं, तो ये नुकसान नहीं करेगा। अगला प्रश्न, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम तनुकरण कहते हैं। जब जल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। अगर किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक हो, इसका मतलब विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक होगी। अगर विलयन का pH मान 7 से अधिक हो तो इस स्थिति में जो है विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक होगी। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो कम H आयन देने वाले अम्ल प्रबल होते हैं, जबकि कम H+ आयन देने वाले अम्ल जो है ये प्रबल नहीं होता, ये कि दुर्बल होता है। इस तरह H+ आयन देने वाले अम्ल जो है प्रबल अम्ल होते हैं। इनमें से कौन सा असत्य है? तो ये कम H+ आयन देने वाले अम्ल जो है प्रबल होता है, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि कम H+ आयन देने वाले जो है दुर्बल होते हैं, बाकी ये सभी सही है। देखते हैं, अधिक H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल होता है, बिल्कुल सही। अधिक OH आयन देने वाले प्रबल क्षारक होते हैं, सही है। और कम OH आयन देने वाले क्षारक दुर्बल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमज़ोर बल है? सॉरी दोस्तों, कमज़ोर अम्ल है? तो CH3COOH ये जो है कमज़ोर अम्ल है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विलयन और pH में गलत सेट चुनें। तो ये लगभग अप्रॉक्स जो दिया गया है, जो ये अप्रॉक्स में है, लगभग में है। जो तो जठर रस का जो pH मान है लगभग 1.2 होता है, और नींबू का रस का pH मान 2.2, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, 10 के अप्रॉक्स में होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है 2 नहीं होता। इस तरह इसका आंसर जो है ये D है होगा, जो गलत सेट चुने, तो ये D जो है गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका pH मान जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH मान होता है दोस्तों, ये 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14 होता है। हमारे शरीर का pH पारस के बीच कार्य करता है, तो हमारे शरीर का pH पारस जो है 7.0 से 7.8 के बीच जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अम्लीय वर्षा का pH मान डैश से कम होता है, तो ये 5.6 से जो है कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय डैश के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना होता है, तो यह शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है। अगला प्रश्न, अपच की स्थिति में हमारा उदर अपच की स्थिति में हमारा उदर अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में दर्द और जलन होता है? तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जो है बढ़ जाता है, उस स्थिति में हमारे जो है पेट में जो है दर्द होने लगता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण दोस्तों, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत जरूरी है। हमारे खाने में जो जितना खाने में पाचन में बैक्टीरिया वायरस को जो है सबको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देता है। इस स्थिति में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाचन में सहायक होता है। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पेप्सिन को जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और हाइड्रिक अम्ल की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो दर्द होने लगता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ख़त्म करने के लिए इसमें जो है एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड का प्रयोग के रूप में जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में दर्द को कम करने के लिए। अगला प्रश्न, अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? जो है एंटासिड का उपयोग किया जाता है अपच के उपचार के लिए। अत्यधिक मात्रा में एंटासिड का जो प्रयोग किया जाता है अपच के औषधि के रूप में। अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो MgOH2 है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मुंह का pH डैश से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का जो है क्षय प्रारंभ हो जाता है। और दांत जो रहता है दोस्तों, ये कैल्शियम फॉस्फेट के कारण Ca3PO4 इसके कारण जो है दांत जो है रहता है, दांत का क्षय नहीं होता है अगर ये अच्छा रहेगा तो। अगला प्रश्न, दांतों का एनामेल किससे बना होता है जो कि शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। तो दांतों का एनामेल जो है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है दांतों का एनामेल। अगला प्रश्न, मक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मक्खी और नेटल के डंक, नेटल एक पदार्थ का एक जो है दोस्तों, नेटल जो है ये प्लांट है, पौधा है। नेटल एक प्लांट है, पौधा है। इसमें जो है मिथेनोइक अम्ल होता है। मिथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। अगर मिथेनोइक अम्ल नहीं रहेगा तो फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखेंगे, मिथेनोइक अम्ल को ही HCOOH सूत्र होता है, याद रखिएगा HCOOH मिथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। मधुमक्खी डंक द्वारा मारे गए अंग में जलन और दर्द अनुभव होता है। इससे आराम पाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अम्ल के रूप में जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं मधुमक्खी डंक को जलन से आराम पाने के लिए। डॉक पौधा की पत्तियों की प्रकृति कैसे होती है। तो इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। डक पौधा की प्रकृति जो है क्षारीय होती है। अगर यहाँ पे जो है अगर वो जो पौधा प्लांट कौन सा प्लांट था दोस्तों, नेटल प्लांट। अगर नेटल प्लांट का डंक लग जाए तो इसमें डक पौधा का पत्ते का जो है अगर हम लगा लेंगे तो इस स्थिति में जो है क्षारीय की स्थिति में जो है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम अम्लीय बोल दिए थे। जो डंक लगने पर अम्लीय लगाया जाता है, अम्लीय न लगाया जाता है। तो दोस्तों डंक के पौधे के पत्तियों की प्रकृति कैसे होती है। तो क्षारीय होती है। क्षार के कारण जो है अगर हमें चींटी सब काट ले तो उस स्थिति में क्षार से रगड़ लेना चाहिए, कोई क्षार चीज़ से, तो वहाँ पे डंक का जलन खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत सेट चुने। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये बिल्कुल सही है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ये भी सही है। और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी सही है। और खट्टे दूध में सिट्रिक अम्ल नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है लैक्टिक अम्ल होता है। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, हम भोजन में कौन सा लवण खाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है NaCl हम भोजन में खाते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। तो इसमें NaOH, Cl2 और H2 ये सभी जो है प्राप्त होता है। अगर सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत धारा करंट को प्रभावित करेंगे तो NaOH और Cl2 और H2 से सभी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। तो साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए NaOH का जो प्रयोग है दोस्तों, साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, ये सभी के लिए जो है NaOH का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है। तो ब्रिंजक चूर्ण का निर्माण जो है शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन से जो होता है ब्रिंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन से होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaOCl2 जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, CaOCl2। ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है तो वस्त्र उद्योग, कागज़ की फैक्ट्री में बिल्कुल किया जाता है। जल और जीवाणु मुक्त करने के लिए ये भी सही है। और रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में ब्रिंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो इनमें सभी जो है सही है ब्रिंजक चूर्ण के बारे में। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न,
NaCl H2O CO2 और NH3 के आपस में, सॉरी दोस्तों एक मिनट, NaCl H2O CO2 और NH3 के आपस में अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो NaH4Cl एंड NaHCO3 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाना पकाते समय जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होते हैं? तो खाना पकाते समय बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का जो है मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। लास्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तब निम्न में से अभिक्रिया होती है? NaHCO3 H प्लस आयन डैश प्लस H2O का अम्ल। तो जो है CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का जो है सोडियम लवण, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है। तो जल और लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे जो है अभिक्रिया करने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल, सॉरी दोस्तों, जब 50 नंबर क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे। बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया जाता है तो जल मिलाया जाता है, जब गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तब निम्न में से अभिक्रिया होता है। तो जब बेकिंग पाउडर को जो है गर्म किया जाता है तो इस स्थिति में जो है लवण प्राप्त होता है, लवण के बाद जो है जल प्राप्त होता है, जल के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो ये सारी उत्पन्न होता है। तो आज यहीं तक देखेंगे दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाने के कारण यहीं तक देखेंगे। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।